अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू गाइस आर डूइंग वेल। तो आज हमारा पहली क्लास है फॉर द क्रैश कोर्स जो हमने स्टार्ट किया है। एक्चुअली सेकेंड ईयर बायोलॉजी के लिए एक क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है हमने, ताकि जो 3 महीने हैं 3 महीने के अंदर अंदर हम अपनी पूरी सेकेंड ईयर की बायोलॉजी को कंप्लीट कर लें। और उसका आज डे 1 है, जिसमें हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 1, दैट इज़ होम्योस्टेसिस। अच्छा, मेरे पढ़ाने का तरीका इस क्रैश कोर्स में क्या होगा? इट्स वेरी सिंपल। हम सिर्फ क्या करने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ बोर्ड के एग्ज़ाम्स में पूरे मार्क्स लेने के लिए जिस तरह पढ़ना है, बोर्ड के जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आपको हार्ड वर्क नहीं बल्कि स्मार्ट वर्क करना होता है, राइट? तो स्मार्ट वर्क करने के लिए जो जो चीज़ें हमें आनी चाहिए, वी आर जस्ट गोइंग टू डिस्कस दैम। प्रॉपर इस तरह तैयारी की करवाई जाएगी आपकी कि आपके इंशाल्लाह 100 मार्क्स आएंगे। 100/100 आई मीन के 100% मार्क्स आएंगे, राइट? तो हम स्टार्ट करते हैं। ये नोट्स मैंने ख़ुद ही बनाए हैं और इनको ख़ुद ही बनाने का मकसद है कि बच्चों को आजकल नोट्स अच्छे वाले नहीं मिल रहे हैं। इन नोट्स में सिर्फ वही बातें लिखी हुई हैं जो आपके पेपर से रिलेटेड हैं, और बिलीव मी दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्ज़ाम्स, राइट? तो पहली जो चीज़ इस चैप्टर से वो हमें पता होनी चाहिए वो ये है कि व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस। ठीक है, तो जो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जैक्ट इसी तरीके से पॉइंट्स में तुमने पेपर में लिख कर आ जाना है, राइट? तो व्हाट इज़ होम्योस्टेसिस, इसकी डेफिनेशन अगर वो पूछें तो आपने बोलना है कि होम्योस्टेसिस एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है जिस बायोलॉजिकल सिस्टम्स मेंटेन स्टेबिलिटी, राइट? व्हाट डू? दे मेंटेन स्टेबिलिटी वाइल एडजस्टिंग टू द चेंजिंग कंडीशन। इस लाइन का मतलब बड़ा सिंपल सा है, बात थोड़ी घुमा के लिखी हुई है लेकिन द मीनिंग इज़ वेरी सिंपल। दे आर ट्राइंग टू से कि होम्योस्टेसिस हमारी बॉडी का एक ऐसा प्रोसेस है जो जैसे ही हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है ना, कोई चेंजिंग कंडीशन आती है, तो वो सिस्टम जो है हमारी बॉडी का होम्योस्टेसिस, वो उस चेंज से अपने आप को एडजस्ट करने की कोशिश करता है। सिंपल सी बात, एक सेल्फ रेगुलेटिंग प्रोसेस है, खुद रेगुलेट हो जाएगा और हमारी स्टेबिलिटी को मेंटेन किए रखेगा। चेंजिंग कंडीशन कोई आएगी तो एडजस्टमेंट करेगा, राइट? और जाहिर है ये बात समझ आ रही है कि हमारी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ के लिए, ज़िंदगी गुजारने के लिए बहुत असेंशियल है, इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, एक और बात आपको पता होनी चाहिए एमसीक्यूज़ के लिए भी, और यही 4 लाइनें आपने पेपर में लिख कर भी आनी है, राइट? कि टर्म होम्योस्टेसिस किसने निकाली थी? तो ये टर्म होम्योस्टेसिस एक साइंटिस्ट थे वाल्टर बी कैनॉन के नाम से, इन्होंने ये टर्म इंट्रोड्यूस करवाई थी, तो इनका नाम भी हमें पता होना चाहिए। इसके अलावा हमने जैसा कि ऊपर भी बात की, ये स्टेबिलिटी ऑफ बॉडी में हेल्प करती है। ठीक है, तो ये 4 बातें अगर किसी बच्चे को पता होंगी और वो ये 4 बातें लिख कर आएगा तो उसे 2 में से 2 मार्क्स मिलेंगे अगर ये डिफाइन होम्योस्टेसिस वाला क्वेश्चन आया तो। फिर क्या बात है? ठीक है, फिर हमने क्या करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है वो आता है, आप 10 ईयर में भी देख लीजिएगा, वो होता है नेम 3 एस्पेक्ट्स ऑफ होम्योस्टेसिस, राइट? तो 3 एस्पेक्ट्स कौन कौन सी हैं? ऑस्मोरेगुलेशन, एक्सक्रीशन एंड थर्मोरेगुलेशन। इस चैप्टर में हम हर एस्पेक्ट को तमीज़ से, तहजीब से पढ़ेंगे, लेकिन फॉर द टाइम बीइंग आपको पता होना चाहिए कि आपकी बॉडी में 3 ऐसे प्रोसेस हैं। ऑस्मोरेगुलेशन यानी सॉल्ट रेगुलेशन, किसकी? ऑस्मो मतलब सॉल्ट और वाटर की रेगुलेशन, ठीक? एक्सक्रीशन मतलब रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स, और थर्मो मतलब क्या होता है? टेम्परेचर। तो जो रेगुलेशन हो रही है हमारी बॉडी में टेम्परेचर की, ये तीनों चीज़ें जब मिलती हैं, ठीक है, ये 3 एग्जाम्पल्स भी कह सकते हो आप इनको एस्पेक्ट्स भी कह सकते हो, 3 रुख हैं या एग्जाम्पल्स हैं होम्योस्टेसिस की, तो ये तीनों नाम लिखने को आ रहे होते हैं, राइट? तो ये 2 सवाल तो हमारे अच्छे से निकल गए अगर ये वाले सवाल आते हैं, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ सकता है? डिफाइन फीडबैक सिस्टम एंड इट्स कंपोनेंट्स। अच्छा बच्चों, फीडबैक सिस्टम क्या है? फीडबैक सिस्टम ना एक चेक एंड बैलेंस सिस्टम है हमारी बॉडी का। जैसे चेक एंड बैलेंस के लिए पुलिस ऑफिसर बैठा होता है हमारी सोसाइटी से बाहर, कोई सिक्योरिटी गार्ड, वो चेक एंड बैलेंस रखता है कि कोई फजूल आदमी सोसाइटी में ना घुसे, ठीक है? तो फीडबैक सिस्टम उसी तरह का एक ऐसा सिस्टम है हमारी बॉडी का जो चेक एंड बैलेंस रखता है, कोई गलत हरकत ना हो रही हो, सब कुछ अपने नॉर्मल स्टेट पे बैलेंस किए रखता है, राइट? और अगर वो आपसे पूछें कंपोनेंट्स ऑफ फीडबैक सिस्टम, तो फीडबैक सिस्टम के ना 3 कंपोनेंट्स हैं। ये देखो, मैं पढ़ा सारी चीज़ें वही रही हूँ जो आपके टीचर्स आपको बुक में पढ़ाते हैं, बुक से पढ़ाते हैं, लेकिन मैं उस अंदाज में पढ़ाऊँगी कि आपको बोर्ड के एग्ज़ाम में अच्छे से लिखना आ जाए। और ये इसी तरह से हम अपने 13 के 13 चैप्टर्स इस 3 महीने के अंदर अंदर कंप्लीट करेंगे, राइट? तो 3 कंपोनेंट्स हैं फीडबैक सिस्टम के, कौन कौन से? रिसेप्टर,
कंट्रोल सेंटर एंड अफेक्टर। अब इनके नाम भी लिखने को आ सकते हैं और ये भी आ सकता है कि हर एक को डिफाइन करें, और ये आ रहा होता है। तो रिसेप्टर क्या है बच्चों? रिसेप्टर ना वो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जो, जैसे मैंने बात की थी चैप्टर के शुरू में, कोई चेंज आएगा, राइट? तो जो भी चेंज आ रहा है ना हमारी बॉडी में, उसको सबसे पहले डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर है, डिटेक्ट करने वाला रिसेप्टर है। यानी ये समझ लो कि रिसेप्टर वो सिक्योरिटी गार्ड है जो बाहर बैठा हुआ है। सही है? तो हमने ये बात तो समझ ली। उसके बाद क्या है कि कंट्रोल सेंटर क्या है? कंट्रोल सेंटर क्या करेगा? कंट्रोल सेंटर रिस्पॉन्ड करेगा। कैसे रिस्पॉन्ड करेगा? जैसे ही रिसेप्टर ने इसको मैसेज भेजा, कंट्रोल सेंटर इज़ द बिग ब्रदर जो सोचने लग जाएगा कि अब हमें करना क्या है। इसकी एग्जाम्पल भी मैं आपको दूंगी, लेकिन पहले मैं आपको इफेक्टर समझा दूँ। इफेक्टर वो ऑर्गन है जो रिस्पॉन्स देगा, ठीक है? इफेक्टर क्या करेगा? रिस्पॉन्स देगा। क्या हुआ? सबसे पहले कोई भी चेंज आया आपकी बॉडी में, जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं उन्होंने रिसेप्टर्स के ज़रिए से उस चेंज को डिटेक्ट किया कि हाँ भाई दिस इज़ अ चेंज। उन्होंने डिटेक्ट किया और फिर कंट्रोल सेंटर यानी आपके ब्रेन को मैसेज भेजा कि ये अजीब सी बात हो रही है कोई बॉडी में, तो आप सोचो क्या करना है। फिर ब्रेन ने, आपके कंट्रोल सेंटर ने इंटीग्रेट किया, सोच बुझार की, और फिर मैसेज भेजा इफेक्टर को। अब इफेक्टर क्या है? इफेक्टर भी ऑर्गन्स हैं, लेकिन वो ऑर्गन्स हैं जो रिस्पॉन्ड करते हैं चेंज को। स्टेबुलस मतलब चेंज। तो जो रिस्पॉन्ड कर रहा है वो इफेक्टर है, लेकिन जो लेके जा रहा है ना सेंट्रल नर्वस सिस्टम या कंट्रोल सेंटर तक मैसेज, वो रिसेप्टर है। इतनी बात तो हमें समझ में आ गई। नहीं समझ में आ सकती तो आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे आराम से किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। फिर हमने क्या पढ़ना है? टाइप्स ऑफ होम्योस्टेसिस। ठीक है बच्चों, दो तरह की होम्योस्टेसिस। अच्छा, यहाँ पे होम्योस्टेसिस नहीं, हम लोग इसको ना होम्योस्टेसिस के नाम से आएगा तब भी ऐसे कर सकते हैं, और फीडबैक अगर लिखा हुआ हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे होना चाहिए डिफाइन द टाइप्स ऑफ फीडबैक विथ एग्जाम्पल ऑफ ईच, राइट? तो हमारे पास फीडबैक की दो एग्जाम्पल हैं बच्चों। ये मत भूलना कि ये जो तीन हैं वो फीडबैक के कंपोनेंट्स हैं, हिस्से हैं, रिसेप्टर, कंट्रोल सेंटर और इफेक्टर। लेकिन जो टाइप्स हैं वो दो हैं, एक पॉजिटिव फीडबैक है और एक नेगेटिव फीडबैक है। ठीक है भाई, पॉजिटिव फीडबैक क्या करती है? जैसे ही हमारी बॉडी में कोई चेंज आता है ना, तो ये पॉजिटिव फीडबैक क्या करती है? उस चेंज को इंक्रीज़ कर देती है। बोलती है ये चेंज तो अच्छा आ रहा है बॉडी में, इस चेंज को तो बढ़ा दो, ये चेंज तो अच्छी बात है, मुझे चाहिए था ये चेंज। ये बॉडी में उस चेंज को बढ़ा देती है। लेकिन नेगेटिव फीडबैक क्या करता है? नेगेटिव फीडबैक उस चेंज को, कोई भी चेंज आ रहा है ना बॉडी में, उस चेंज को कम कर देता है। अब हम देखते हैं इसकी एग्जाम्पल को। अब मेरे बच्चों एग्जाम्पल देखेंगे पहले हम पॉजिटिव फीडबैक की। पॉजिटिव फीडबैक की एग्जांपल ये है कि अगर आपकी बॉडी अचानक से इंजर हो जाए, ठीक है, कोई इंजरी हुई है आपकी बॉडी में और अचानक से वहाँ से क्या होने लग जाए? ब्लीडिंग होने लग जाए। ये मैं आपकी बना रही हूँ ब्लड वेसल। ब्लड वेसल आपकी इंजर्ड हुई है और यहाँ से आपका ब्लीडिंग होने लग गई है, राइट? इंजरी होने के बाद ब्लीडिंग हो रही है। अब क्या होगा अचानक से? वैसे तो जो प्लेटलेट्स होते हैं ना वो हमारे ब्लड का कंपोनेंट होते हैं, और प्लेटलेट ब्लड वेसल में मौजूद होते हैं। प्लेटलेट एक कंपोनेंट है, ब्लड वेसल के अंदर मौजूद होता है। लेकिन जैसे इंजरी होगी ना, वो प्लेटलेट साइट ऑफ इंजरी पे, जहाँ पे भी इंजरी हुई है वहाँ पर जमा होने लग जाएंगे, राइट? ठीक है, वो जाएंगे, वो देखेंगे यहाँ पे डैमेज हुआ हुआ है, तो एक दूसरे से चिपकने लग जाएंगे। और इनका मकसद क्या होगा कि ये हमारे पास पैचअप कर दें, यानी जो भी टेयर आया था, जो भी वॉल में सुराख हुआ है, उस वॉल को भर दें। ठीक है, प्लेटलेट, ठीक है, और फिर ब्लड क्लॉट बन जाएगा, राइट? तो हमें क्या समझ आया इससे? पहली बात तो प्लेटलेट्स को होना कहाँ चाहिए था? ब्लड में। लेकिन चेंज आने, बॉडी में इंजरी होने की वजह से प्लेटलेट्स घूम फिर कर इंजर्ड एरिया पे जाने लग गए। लेकिन ये चेंज तो अच्छा था, हमें तो चाहिए था ना कि ब्लीडिंग बंद हो जाए। तो वो मैकेनिज़्म बॉडी का जिसने चेक किया कि हाँ भाई प्लेटलेट को वेसल में नहीं बल्कि बाहर होना चाहिए, उस मैकेनिज़्म को हम पॉजिटिव फीडबैक कह रहे हैं। ये चेंज अच्छा था, वी वांटेड इट, तो उन्होंने कह दिया जी ओके है, डन करो, इस चेंज को ले आओ बॉडी में और प्लेटलेट्स को उठा के उस साइट ऑफ इंजरी तक ले जाओ। अब नेगेटिव फीडबैक क्या है भाई? नेगेटिव फीडबैक की एग्जांपल देखते हैं। सही, अब आप बैठे हुए हो, ठीक है, नॉर्मल टेम्परेचर है, लेकिन अचानक से कोल्ड हो जाए, सर्दी हो जाए, तो आपकी बॉडी का टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाएगा। यही बात है ना, कोल्ड में, ठंड में बॉडी टेम्परेचर डिक्रीज़ हो जाता है, राइट? तो बॉडी टेम्परेचर जब डिक्रीज़ होगा तो अचानक से आपकी बॉडी, यानी सर्दी लगेगी आपको और आपकी बॉडी शिवरिंग करने लग जाएगी, कपकपाने लग जाएगी। अच्छा, शिवर करने से, कपकपाने से होता ये है कि हीट प्रोड्यूस होती है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो हीट क्या करती है, जो टेम्परेचर लो आ रहा था उस टेम्परेचर को दोबारा ऊपर लेकर जा रही होती है, राइट? सही है, इतनी बात समझ में आई?